जब एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब सारी पॉलिसीज और कॉन्सेप्ट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ या फिर उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का आखिर मतलब क्या था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को यानी इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 पूरी डिटेल में कवर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और हाँ, अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1947 से। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमें विरासत में एक ऐसी इकोनॉमी मिली जो बिल्कुल बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसे आगे कैसे बढ़ाएं। तो 1947 में इंडिया के लीडर के सामने सबसे बड़ा इकोनॉमिक सवाल क्या था? सवाल ये था कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चुनें, एक ऐसा सिस्टम जो आने वाले कई सालों के लिए इंडिया की किस्मत डिसाइड करने वाला था। बेसिकली उस टाइम दो ऑप्शंस थे। एक तरफ था सोशलिस्ट सिस्टम, जिसमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये सारे बड़े डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। और दूसरी तरफ था कैपिटलिस्ट सिस्टम, जहां यही सारे डिसीजंस मार्केट फोर्सेस यानी प्राइवेट प्लेयर्स डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे लेते हैं। इंडिया ने ना एक बीच का रास्ता चुना। हमने अडॉप्ट किया एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। इसका सीधा सा मतलब था कि हम दोनों सिस्टम्स की अच्छी चीजें लेंगे। यहाँ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, सिस्टम तो डिसाइड हो गया, लेकिन अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें? उसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसे हम 5 ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं। इन प्लान्स को बनाने की जिम्मेदारी दी गई प्लानिंग कमीशन को, जिसे 1950 में सेटअप किया गया था। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग था वो थे पीसी महालनोबिस, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। हर 5 ईयर प्लान के 4 मेन गोल्स थे। नंबर 1, ग्रोथ, यानी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, जिसे हम जीडीपी से मेजर करते हैं। 2, मॉडर्नाइजेशन, यानी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और साथ ही सोशल आउटलुक को बदलना। 3, सेल्फ रिलायंस, यानी अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहना। और 4th एंड फाइनल, इक्विटी, यानी जो भी डेवलपमेंट हो उसका फायदा सब तक, खासकर गरीबों तक पहुंचना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन चारों में से ग्रोथ विद इक्विटी को सबसे इंपॉर्टेंट यानी प्रिंसिपल गोल माना गया है। अगर ये पार्ट समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आधा चैप्टर हो गया, बाकी भी इसी फ्लो में समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उस समय इंडिया की लगभग 70 से 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। इसलिए सबसे पहले जरूरी था कि खेती में सुधार लाए जाएं। इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। इसके 2 मेन हिस्से थे। पहला, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, ताकि जमीन का असली मालिक किसान बन सके, ना कि बीच का जमींदार। दूसरा, लैंड सीलिंग, यानी एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि एक इंसान या एक परिवार के पास मैक्सिमम कितनी जमीन हो सकती है। ये रिफॉर्म्स पूरे देश में लागू तो हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये केरला और वेस्ट बंगाल में रहे, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट्स इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए काफी कमिटेड थी। एग्रीकल्चर का दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मतलब है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अचानक से बहुत बड़ा इंक्रीज आना, और ये पॉसिबल हुआ हाई यील्डिंग वैरायटी या HYV सीड्स की वजह से, जिन्हें मिरेकल सीड्स भी कहा जाता था। तो सबसे जरूरी सवाल, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? वेल, द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इसका मतलब हम अपने देश के लोगों के लिए अनाज उगाने में आत्मनिर्भर हो गए। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी होता है, तो अगर ये क्लियर हो गया है तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। खेती के बाद अब फोकस शिफ्ट हुआ इंडस्ट्री पर। आज़ादी के टाइम हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी और प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा यानी कैपिटल नहीं था कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा सकें। इसलिए यहाँ भी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ने लीड ली। इसके लिए 1956 में आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन या IPR। इसने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। शेड्यूल ए, जिसमें 17 सबसे जरूरी इंडस्ट्रीज थीं जो सिर्फ गवर्नमेंट चला सकती थी। फिर थी शेड्यूल बी, जिसमें 12 इंडस्ट्रीज थी जहां लीड गवर्नमेंट लेगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता था। और आखिर में शेड्यूल सी, जिसमें बाकी सारी इंडस्ट्रीज आती थी जो प्राइवेट सेक्टर चला सकता था पर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद। ये जो हर चीज के लिए लाइसेंस लेने का सिस्टम था ना, इसी को लाइसेंस राज कहा जाने लगा। इसका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रीज सिर्फ कुछ बड़े शहरों में ना लगें, बल्कि पूरे देश में इक्वली डेवलप हों। अच्छा, इंडस्ट्री लगा ली, पर अगर विदेशी सस्ता सामान मार्केट में आएगा तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैसे चलेगी?
इसके लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई। ये एक इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी। सिंपल शब्दों में, जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन्हें अपने ही देश में बनाओ और बाहर से मंगवाना कम करो। तो इन 40 सालों में 1950 से 1990 तक इन सब पॉलिसीज का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं इसका एक रिपोर्ट कार्ड। सबसे बड़ी सक्सेस इंडस्ट्री में दिखी, जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। 1950-51 में जहां इंडस्ट्री का शेयर जीडीपी में सिर्फ 11.8% था, वो 1990-91 तक बढ़कर 24.6% हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा। अगर हम एक बैलेंस फ्यूल हैं तो सक्सेसेस काफी अच्छी थी। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हुआ, हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। लेकिन कुछ शॉर्टफॉल्स भी थे। लाइसेंस राज में रेड टैपिज्म और करप्शन बढ़ा दिया और इंडस्ट्री इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाई कि एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल सके। 1990 तक भी देश के 65% लोग खेती ही कर रहे थे। तो इस लेक्चर में हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 1950 से 1990 तक के सफर को समझा। हमने देखा कि कैसे इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी, 5 ईयर प्लान्स के क्या गोल्स थे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या क्या बड़े रिफॉर्म्स हुए और उनका आखिर में रिजल्ट क्या निकला। तो आज का हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सारी पॉलिसीज और कॉन्सेप्ट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि भाई जमींदारी सिस्टम एग्रीकल्चर का पार्ट था या इंडस्ट्री का, और ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का आखिर मतलब क्या था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और जो भी पॉइंट्स एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं सब देखेंगे। और हाँ, अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को ना हम एक इन्वेस्टिगेशन की तरह देखेंगे। सोच लो हम डिटेक्टिव्स हैं और हमारा केस क्या है। हमें ये पता लगाना है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी की हालत आखिर थी कैसी और उस हालत तक हम पहुंचे कैसे। चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं, कॉलोनियलिज्म। देखो, ये आसान भाषा में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री पर कब्जा कर लेती है, उस पर रूल करती है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करती है। इंडिया के केस में ये सब शुरू हुआ था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के ठीक बाद। तो ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका मेन एम था इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बनाना। अब ये फीडर इकोनॉमी क्या चीज़ है? इसका सिंपल मतलब है कि इंडिया को बस एक सप्लायर बना दो। किसका सप्लायर? चीप रॉ मटेरियल्स का, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया। ये सब यहाँ से सस्ते में खरीद कर ब्रिटेन ले जाओ और फिर वहाँ अपनी फैक्ट्रीज में बने हुए महंगे फिनिश्ड गुड्स को वापस लाकर इंडिया की ही मार्केट में बेच दो। समझ रहे हो? ये पूरी तरह से एक वन वे स्ट्रीट थी जिसका सारा का सारा फायदा सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्री को हो रहा था। ओके डिटेक्टिव्स, टाइम आ गया है अपनी पहली एविडेंस फाइल खोलने का। एविडेंस फाइल नंबर 1, द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जरा सोचो, उस टाइम पर इंडिया की करीब करीब 85% आबादी, 85% वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती थी। लेकिन इतना क्रूशल होने के बाद भी ये सेक्टर बिल्कुल स्टैग्नेंट था, मतलब इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल रुका हुआ था। तो सवाल ये है कि स्टैग्नेशन, ये रुकावट आई क्यों? इसके पीछे 3 मेन कल्प्रिट्स थे। सबसे पहला, जमींदारी सिस्टम। इसने किसानों को उनकी ही जमीन पर एक तरह से मजदूर बना दिया। दूसरा, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब किसानों को मजबूर किया गया कि वो खाने की फसलें छोड़कर कैश क्रॉप्स उगाएं। और तीसरा रीजन था लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जमीन को बेहतर बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा था। अब ये जमींदारी सिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझो। इस सिस्टम में जो जमींदार थे उन्हें जमीन का मालिक बना दिया गया था, लेकिन वो खुद खेती नहीं करते थे। खेती कौन करता था? टिलर्स, यानी किसान। जमींदार का बस एक ही काम था, लगान मूवी याद है? बस वही, किसानों से लगान या रेंट कलेक्ट करना और उसमें से एक फिक्स्ड हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना, प्रॉफिट उनका। पर उन्होंने ज़मीन की बेहतरी के लिए, जैसे सिंचाई के लिए या कोई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? किसान दिन ब दिन गरीब होते गए और इंडियन एग्रीकल्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। चलिए अब उठाते हैं अपनी दूसरी एविडेंस फाइल। ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में।
देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। हमारे यहाँ का जो मसलिन कपड़ा था, जो मेटल वर्क था, उसकी डिमांड हर जगह थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? एक पॉलिसी जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये पॉलिसी जितनी सिंपल सुनने में लगती है ना, इंडिया के लिए उतनी ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। इसमें दो चीजें थीं। पहला, जब इंडिया में बना हैंडीक्राफ्ट का सामान बाहर एक्सपोर्ट होता था तो उस पर बहुत भारी टैक्स लगा देते थे, जिसे कहते हैं हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी। इससे क्या हुआ, हमारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया। और दूसरी तरफ, जब ब्रिटेन की फैक्ट्री से बना हुआ माल इंडिया में इंपोर्ट होता था तो उस पर कोई टैक्स नहीं था, बिल्कुल ड्यूटी फ्री। नतीजा, सस्ते ब्रिटिश माल से इंडिया की मार्केट भर गई और हमारे लोकल आर्टिजन्स, हमारे कारीगर बेकार हो गए। सच बताऊं तो ये जो टॉपिक है ना, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी एविडेंस फाइल की तरफ। इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे, फॉरेन ट्रेड और उस वक्त के लोगों की हालत, जिसे हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर पूरा कब्जा जमा लिया था, एक तरह से अपनी मोनोपोली बना ली थी। अब इस मोनोपोली में क्या क्या हो रहा था, देखो। पहली बात, इंडिया का 50% से ज़्यादा ट्रेड उन्होंने सिर्फ ब्रिटेन के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया और कहीं बेच ही नहीं सकते थे ज़्यादा। फिर 1869 में स्वेज कैनाल खुल गया। इससे ब्रिटेन और इंडिया के बीच का समुद्री रास्ता बहुत छोटा हो गया, जिससे उनका कंट्रोल हमारे ट्रेड पर और भी टाइट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा था, मतलब हमें एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, यानी फ़ायदा। लेकिन ये सारा पैसा जाता कहाँ था? ये इंडिया के डेवलपमेंट में, यहाँ के स्कूल्स या हॉस्पिटल्स बनाने में नहीं लगता था। ये पैसा खर्च होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस चलाने में, उनकी जंगों को फंड करने में और उनके ऑफिसर्स की सैलरी देने में। इसी को दोस्तों कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो एक तरफ ट्रेड से देश का पैसा बाहर जा रहा था और इसका सीधा असर देश के आम आदमी पर पड़ रहा था। अब जो मैं आपको डेटा दिखाने जा रही हूँ, जो फिगर्स हम देखेंगे, वो उस दौर की एक बहुत ही भयानक सच्चाई को बयान करते हैं। उस टाइम पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था। इसका मतलब समझते हैं आप? हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से 218 बच्चे अपनी पहली बर्थडे से पहले ही मर जाते थे। ये फिगर चीख चीख कर बताता है कि देश में हेल्थ फैसिलिटीज का क्या हाल था, बिल्कुल ना के बराबर। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। हालात और भी खराब थी। ओवरऑल लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 16% से भी कम थी, और इसमें भी फीमेल लिटरेसी रेट का बस 7% के आसपास था। सोच के देखिए। और शायद सबसे शॉकिंग फिगर अब आने वाला है। उस दौर में एक एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक इंसान कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता था, वो थी सिर्फ 32 साल, जस्ट 32 ईयर्स। ये वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और घटिया हेल्थ फैसिलिटीज का सीधा सीधा नतीजा था। ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें उस टाइम की रियलिटी दिखाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल है और चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, शायद उनका भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। हमने सारी एविडेंस फाइल्स चेक कर ली हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और डेमोग्राफिक्स। अब वक्त है वर्डिक्ट का, फैसले का। आखिर 200 साल के राज के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए क्या लेगेसी छोड़कर गए? इसको समझने के लिए हम एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख सकते हैं। एक तरफ है नेगेटिव इम्पैक्ट। उन्होंने हमें एक स्टैग्नेंट यानी रुकी हुई और बैकवर्ड इकोनॉमी दी, हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए देश का पैसा बाहर ले गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब इसमें रेलवेज आते हैं, टेलीग्राफ सिस्टम, एक आधुनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट है। ये सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने इंडिया के भले के लिए नहीं किए थे। उनका मेन मोटिव अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को सर्व करना था। रेलवेज बनाई ताकि वो रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक आसानी से पहुंचा सकें और अपनी सेना को मूव कर सकें। चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू अ फीडर इकोनॉमी। ये टर्म याद रखना। पॉइंट 2, एग्रीकल्चर स्टैग्नेटेड ड्यू टू द जमींदारी सिस्टम। पॉइंट 3, इंडस्ट्री वाज डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। पॉइंट 4, डेमोग्राफिक्स पॉइंटेड टू एक्सट्रीम बैकवर्डनेस। और पॉइंट 5, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921।
इसे ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस साल के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन ने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई। इससे पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी। इस पर 1 मार्क क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो अब ये पूरा चैप्टर समझने के बाद एक आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसके बारे में आपको सोचना है। जब एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब सारी पॉलिसीज और कॉन्सेप्ट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम इस एलपीजी रिफॉर्म्स चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और हाँ, अगर आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस टाइम में चलते हैं जब इंडिया एक बहुत बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। साल था 1991। सवाल ये उठता है कि आखिर इन रिफॉर्म्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया था? So, what was the actual problem in 1991? Let's break it down, point by point. देखो, इस क्राइसिस के पीछे कोई एक रीजन नहीं था। कई चीजें एक साथ गलत हो रही थी। सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर था, यानी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज, वो लगातार लॉस में जा रही थी। दूसरा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी डेफिसिट में था। सिंपल शब्दों में समझो, जैसे आपके वॉलेट से पैसा जा ज्यादा रहा हो और आ कम रहा हो। हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट्स कम, तो देश का फॉरेन पैसा यानी डॉलर्स बाहर जा रहा था। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी हाई इन्फ्लेशन, मतलब बेइंतहा महंगाई। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से गिरने लगे। और ये सिचुएशन कितनी सीरियस थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा लो कि हमारे पास इतने ही फॉरेन रिजर्व्स बचे थे कि हम सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट बिल पे कर सकते थे। जस्ट 2 वीक्स। देश लिटरली बैंक्रप्सी के कगार पर खड़ा था। अब इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। हमने उनसे $7 बिलियन का लोन लिया, लेकिन ये लोन ऐसे ही नहीं मिला। इसके साथ आई कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस, और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, उसे ओपन अप करना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़े बदलाव लाने होंगे। बाय द वे, ये टॉपिक की क्राइसिस क्यों हुआ, ये थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है। तो अगर आपको ये अभी क्लियर हो गया ना, तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। तो क्राइसिस तो हमें समझ आ गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या जिसे हम NEP कहते हैं, और इसे इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 3 NEP के 3 मेन पिलर्स थे, जिनको हम आसानी से याद रखने के लिए LPG कहते हैं। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये 3 पिलर्स ही थे जिन्होंने आगे चलकर इंडियन इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलो, अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। इसका सिंपल सा मतलब है बिजनेस करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को आसान करना, यानी लिबरल करना। देखो, 1991 से पहले प्राइवेट कंपनीज पर इतने रेस्ट्रिक्शंस थे कि हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लिबरलाइजेशन ने इस लाइसेंस राज को काफी हद तक खत्म किया और प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने का एक फेयर चांस दिया। लिबरलाइजेशन का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है RBI के रोल में आया चेंज। पहले RBI एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटर की तरह काम करता था, जो बैंक्स के हर छोटे बड़े डिसीजन को कंट्रोल करता था। लेकिन रिफॉर्म्स के बाद RBI का रोल फैसिलिटेटर का बन गया, मतलब एक ऐसा गाइड जो फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प करता है, ना कि हर चीज पर रोक टोक लगाता है। ओके, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है प्राइवेटाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है गवर्नमेंट ओन कंपनीज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs की ओनरशिप या मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में दे देना। इसके पीछे आइडिया ये था कि प्राइवेट सेक्टर इन कंपनीज को ज्यादा एफिशिएंसी से चला सकता है। अब प्राइवेटाइजेशन करने का एक बहुत कॉमन तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट। एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट अपनी कंपनी के कुछ हिस्से यानी शेयर्स पब्लिक को या किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है। सो याद रखना, डिसइन्वेस्टमेंट इज बेसिकली अ टूल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और हमारा तीसरा और आखिरी पिलर है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, यानी इंटीग्रेट करना। एम था एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, जहां गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल आसानी से मूव कर सकें। इसके लिए ट्रेड बैरियर्स जैसे इंपोर्ट पर लगने वाले हेवी टैक्सेस कम किए गए, और इसका एक बहुत बड़ा असर हमने आउटसोर्सिंग के फॉर्म में देखा, जब फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में अपने BPOs और IT हब्स खोले, जिससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई।
और हाँ, ऐसे ही क्लियर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। आई एम श्योर आपको बोर्ड एग्जाम के रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलो, अब हमने एलपीजी को तो समझ लिया, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि इसका इंडिया पर असर क्या हुआ। लेट्स लुक एट अ बैलेंस स्कोर कार्ड। इसके पॉजिटिव्स भी देखेंगे और नेगेटिव्स भी। तो देखो, इन रिफॉर्म्स का असर काफ़ी मिक्स्ड था। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो नो डाउट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ी, महंगाई कंट्रोल में आई और देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई भी बढ़ा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव्स भी थे। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका ये है कि ये एक जॉबलेस ग्रोथ थी। मतलब इकोनॉमी तो ग्रो कर रही थी, जीडीपी बढ़ रही थी, लेकिन उस हिसाब से जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा निगलेक्ट किया गया और सस्ते फॉरेन इंपोर्ट्स की वजह से हमारी छोटी छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान होने लगा। चलिए, अब इस चैप्टर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट की टेकअवेज पर नजर डालते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ओके, फाइनल रिविजन टाइम। इन टॉपिक्स को बिल्कुल पक्का कर लेना। पहला, इंडिया ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन क्यों लिया। दूसरा, आरबीआई के रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनने के रोल का क्या मतलब है। तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। चौथा, जॉबलेस ग्रोथ का क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा, 1995 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना उसका रोल क्या था ट्रेड को लिबरलाइज करने में। ये टॉपिक्स एब्सोल्युटली मत छोड़ना, इनका वेटेज बहुत हाई रहता है। तो इस लेक्चर में हमने 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के पीछे के कारण, उसके तीनों पिलर्स और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। अब आपसे एक सवाल, सोचिए इस बारे में और आप चाहें तो कमेंट्स में डिस्कस भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 1991 के रिफॉर्म्स का फायदा इंडिया के आम आदमी तक सही मायनों में पहुंचा है? जब एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब पॉलिसीज और कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि ह्यूमन कैपिटल में क्या लिखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या लिखना है, सोर्सेस कौन से थे, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया को A to Z डिटेल में कवर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में आखिर फर्क क्या है। देखो, बहुत सिंपल है। फिजिकल कैपिटल वो चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हो, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, ये सब टैंजिबल है। दूसरी तरफ ह्यूमन कैपिटल है इनटैंजिबल, मतलब ये आपके अंदर की स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस है, जिसे आप देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हो। ओके, अब जब डिफरेंस क्लियर हो गया है तो एग्जाम में लिखने के लिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टाइम के साथ लोगों में इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से देश के ह्यूमन कैपिटल स्टॉक को बढ़ाते हैं। आसान भाषा में कहें तो लोगों को ज़्यादा स्किल्ड, ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी बनाना। तो आखिर ये ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है? देखो, इसके 5 मेन सोर्सेज हैं। ये 5 सोर्सेज आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। तीसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा, इन्वेस्टमेंट इन माइग्रेशन। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन। चलो अब एक एक करके इन सब को आराम से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स वो है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, राइट? ये आपकी फ्यूचर इनकम को बढ़ाती है, आपको ज़रूरी स्किल्स सिखाती है और आखिर में आपकी प्रोडक्टिविटी, मतलब आपके काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। इसीलिए इसे सबसे सिग्निफिकेंट सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ पर खर्चा। अब आप सोचोगे हेल्थ पे खर्चा इन्वेस्टमेंट कैसे है? बिल्कुल है, क्योंकि एक हेल्दी वर्कर ही तो एक प्रोडक्टिव वर्कर बन सकता है। सही बात है ना? इसमें 3 तरह की मेडिसिन आती है। एक होती है प्रिवेंटिव, जैसे वैक्सीनेशन, दूसरी क्यूरेटिव यानी बीमार पड़ने पर जो ट्रीटमेंट होता है, और तीसरी सोशल मेडिसिन, जिसका मतलब है हेल्थ के बारे में जानकारी, हेल्थ लिटरेसी को बढ़ाना। बाकी 3 सोर्सेज भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से कंपनीज अपने वर्कर्स को और काबिल बनाती हैं। लोग अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट करते हैं, जिससे उनकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। और सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन होना, जैसे कि कौन सा कोर्स करना है या जॉब कहाँ मिलेगी,
ये भी एक बहुत ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। सच कहूँ तो ये 5 सोर्सेज ही इस चैप्टर का कोर हैं। अगर ये पार्ट समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आधा चैप्टर हो गया, बाकी सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि ह्यूमन कैपिटल का देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या लेना देना है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचो, जब लोग ज़्यादा स्किल्ड और हेल्दी होंगे तो उनकी काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नए नए आइडियाज़, इनोवेशन और बेटर टेक्नोलॉजी आएगी। और जब प्रोडक्टिव लोगों की इनकम बढ़ेगी तो देश की नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी वो भी तो नेचुरली ऊपर जाएगी। और इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज बनाई हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। इंडिया ने 1968 से ही ये टारगेट रखा हुआ है कि वो अपनी जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन पर खर्च करेगा। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट का फोकस ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने पर कितना ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में आखिर फ़र्क क्या है? ध्यान से सुनना। ह्यूमन कैपिटल के नज़रिए से एजुकेशन और हेल्थ सिर्फ एक जरिया है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, मतलब ये मीन्स टू एन एंड है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है। वो कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ अपने आप में ही ज़रूरी हैं, एक अच्छी जिंदगी और ह्यूमन वेलबींग के लिए। ये एंड इन इट्स सेल्फ है। पता है, ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी होता है, तो अगर ये क्लियर हो गया है ना तो यूर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। चलो, अब एक मेजर चैलेंज की बात करते हैं जो इंडिया फेस करता है, और वो है ब्रेन ड्रेन। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जब हमारे देश के हाईली स्किल्ड लोग जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं, और इससे होता क्या है, देश को उनकी स्किल्स का फायदा ही नहीं मिल पाता। ठीक है, तो फाइनल रिवीजन के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी चीज़ें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहली चीज़, HCF के 5 सोर्सेज आपको टिप्स पर होने चाहिए। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का कोर डिफरेंस। तीसरा, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें। और चौथा, इसके चैलेंजेस, जिसमें सबसे बड़ा है ब्रेन ड्रेन। तो आज हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इन्हीं मेजर कॉन्सेप्ट्स, सोर्सेज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझा है। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या इंडिया अपने ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकता है? मतलब, क्या हम ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं कि जो लोग बाहर गए हैं वो वापस आकर देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें? इसके बारे में ज़रूर सोचना। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में है। और अगर आपको ऐसे ही और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब सारी पॉलिसीज और कॉन्सेप्ट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। तो आज हम उठा रहे हैं चैप्टर 5, रूरल डेवलपमेंट। इस चैप्टर को हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कौन सी पॉलिसीज आई और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं। और हाँ, अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलो, चैप्टर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव को समझते हैं। आखिर ये रूरल डेवलपमेंट है क्या और इसे इंडिया की प्रोग्रेस का बैकबोन क्यों माना जाता है? लेट्स फाइंड आउट। देखो, रूरल डेवलपमेंट ये कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है गांव में रहने वाले लोगों की सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, यानी उनकी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी दोनों को बेहतर बनाना। ये सिर्फ खेती बाड़ी तक लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आ जाता है। अच्छा, तो ये डेवलपमेंट होता कैसे है? इसके ना 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, मतलब लोगों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देना। उसके बाद ज़मीन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके लिए लैंड रिफॉर्म्स लागू करना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी, सड़कें, इनको डेवलप करना। और सोचो, जब ये सब होगा तो आखिरी स्टेप यानी गरीबी कम करना अपने आप आसान हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसा तो चाहिए, राइट? यहीं से हमारा पहला मेजर टॉपिक शुरू होता है, रूरल क्रेडिट, जिसे रूरल ग्रोथ की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि बिना कैपिटल के कोई भी डेवलपमेंट आगे बढ़ ही नहीं सकता। पहले के टाइम में गांव में क्रेडिट के 2 मेन सोर्सेज थे। एक तरफ थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे लोकल मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स। ये लोग बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करके किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका फायदा उठाते थे। और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और नबार्ड, जो एक प्रॉपर फॉर्मल और रेगुलेटेड सिस्टम से लोन देते हैं।
इसी एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 बहुत बड़ी कदम उठाए। 1969 में कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया ताकि बैंकिंग सर्विसेज सिर्फ शहरों तक ना रहें बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे। और फिर 1982 में नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया, जो रूरल क्रेडिट का सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूशन बना। ये एग्जाम के लिए एक सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लो। नाबार्ड का काम है रूरल क्रेडिट के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करना। ये बाकी सभी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को कोऑर्डिनेट करता है और कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को पैसा देता है ताकि वो आगे फार्मर्स को लोन दे सके। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी होता है, तो अगर ये क्लियर हो गया है तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। चलो मान लेते हैं क्रेडिट मिल गया और फसल भी अच्छी हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है ना? असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, अपनी फसल को मार्केट में सही दाम पर बेचना। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले ये टर्म समझो, डिस्ट्रेस सेल। ये वो सिचुएशन है जहां एक किसान को मजबूरी में अपनी फसल बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ती है। इसके 2 मेन रीजन होते हैं, या तो उसके पास फसल को स्टोर करने की जगह नहीं है या फिर उसे तुरंत कैश की ज़रूरत है। और ये डिस्ट्रेस सेल इतनी कॉमन क्यों थी? क्योंकि पुराने मार्केटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थीं। मंडियों में वजन नापने में गड़बड़ी होती थी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ की भारी कमी थी, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है इसकी फार्मर को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी, और मनी लेंडर्स से लिए गए लोन को चुकाने के लिए कम दाम पर फसल बेचने की मजबूरी होती थी। इन सारी प्रॉब्लम्स के डायरेक्ट सॉल्यूशंस के तौर पर गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए, जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए ताकि फेयर प्रैक्टिस हो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग शुरू की जिससे फार्मर्स एक साथ आकर बेहतर दाम ले पाएं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP इंट्रोड्यूस किया, और देश में ज़रूरत के लिए बफर स्टॉक्स मेंटेन किए। अगर ये पार्ट समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आधा चैप्टर हो गया है, बाकी भी इसी फ्लो में समझेंगे। तो अब तक हमने देखा कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, लेकिन सोचो, क्या सिर्फ खेती पर डिपेंड रहना एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है, स्पेशली जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब है नॉन फार्म एक्टिविटीज में शिफ्ट होना, ताकि इनकम के नए रास्ते बनाए जा सकें। खेती के अलावा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, हॉर्टिकल्चर यानी फल सब्जी उगाना, फिशरीज, और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के बड़े सोर्सेज बन रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल है ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हम सब ने अमूल का नाम सुना है, वो इसी का प्रोडक्ट है। ये एक इतना सक्सेसफुल डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल बना जिसने इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। दैट्स द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। चलिए अब एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं उन टॉपिक्स का जो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। रेडी? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? कंफ्यूजन होता है ना इसमें, चलो क्लियर करते हैं। याद रखिए, 2 तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है। पहली, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसका सिंपल सा मतलब है एक ही खेत में एक ही क्रॉप उगाने के बजाय मल्टीपल क्रॉप्स उगाना। और दूसरी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसका मतलब है लोगों का खेती से नॉन फार्म सेक्टर्स में शिफ्ट होना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज। सिंपल राइट? ओके, नेक्स्ट हॉट टॉपिक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP। इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों लाया गया इसको? इसका बिल्कुल सिंपल 1 लाइनर आंसर है। MSP फार्मर्स को मार्केट में होने वाले प्राइस उतार चढ़ाव से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें उनकी फसल के लिए एक मिनिमम इनकम गारंटी करता है। ऐसे ही क्लियर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, बोर्ड रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस लेक्चर में हमने रूरल डेवलपमेंट के मेजर कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आसानी से समझा। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, क्या सिर्फ सरकारी पॉलिसीज ही रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हैं या लोगों की पार्टिसिपेशन भी उतनी ही ज़रूरी है? इस पर जरूर सोचना। जब एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब पॉलिसीज़ और कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि इनफॉर्मलाइजेशन क्या है और कैजुअलाइजेशन क्या है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आखिर एक वर्कर होता कौन है? ये फाउंडेशन है, इसको ध्यान से समझो।
देखो, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। कोई भी इंसान जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, उसे हम वर्कर कहते हैं, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्वियसली देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक खेत में काम करने वाला किसान है या एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, अब इन वर्कर्स को हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो अपना खुद का काम या बिजनेस चला रहे हैं। सोचो, आपके एरिया का शॉपकीपर या एक डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक है। दूसरे हैं हायर्ड वर्कर्स, जो जैसा नाम से ही क्लियर है, किसी और के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें वेजेस या सैलरी मिलती है। अब ये जो हायर्ड वर्कर्स हैं, इनके भी दो टाइप्स हैं। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, जिन्हें हम डेली वेजेस पर रखते हैं। उनका काम टेम्पररी होता है और उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन या प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता। फिर आते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। इनकी जॉब परमानेंट होती है, एक फिक्स सैलरी मिलती है और सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है वो है सोशल सिक्योरिटी का। ओके, तो अब जब हमें वर्कर्स के टाइप्स क्लियर हो गए हैं, चलो अब थोड़ा बिगर पिक्चर देखते हैं। ये देखते हैं कि इंडिया की टोटल वर्कफोर्स यानी सारे काम करने वाले लोग अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। 1990 के डेटा के हिसाब से इंडिया की लगभग 65% यानी 2/3 से भी ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। सिर्फ 15% इंडस्ट्री में और 20% सर्विस सेक्टर में। इससे साफ पता चलता है कि उस टाइम पर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर तो एग्रीकल्चर ही था। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखें तो 1990 तक आते आते इंडस्ट्री का शेयर डबल से भी ज्यादा यानी 24.6% हो गया था, और सर्विस सेक्टर तो सबसे आगे निकल गया, 40% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। मतलब ये दोनों सेक्टर्स देश की इनकम में खेती से कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। अगर सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर इतना ग्रो कर रहे थे, इतना पैसा कमा रहे थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर से एक्स्ट्रा लोगों को जॉब्स क्यों नहीं दी? इतने सारे लोग अभी भी खेती में ही क्यों फंसे हुए थे? ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी होता है, तो अगर ये क्लियर हो गया है तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। उस सवाल का जवाब दोस्तों हमें मिलता है जब हम इंडिया के वर्कफोर्स को एक और नज़र से देखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के डिवाइड से। ये इस चैप्टर का मैं कहूँगा सबसे क्रूशल कॉन्सेप्ट है। इसको समझ लिया तो सब क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड में इन दोनों सेक्टर्स का फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और वो प्राइवेट कंपनीज आती हैं जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। यहां वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट्स दोनों मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें किसान, मजदूर और छोटे छोटे दुकानदार आते हैं। यहां ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही कोई सोशल बेनिफिट्स। और सच्चाई ये है कि इंडिया की मेजॉरिटी वर्कफोर्स इसी सेक्टर में काम करती है। और इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकलता है, इनफॉर्मलाइजेशन। ये वो सिचुएशन है जब इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों का परसेंटेज बढ़ता जाता है और फॉर्मल सेक्टर का शेयर कम होने लगता है। सिंपल शब्दों में, लोग परमानेंट सिक्योर जॉब से निकलकर टेम्पररी इनसिक्योर जॉब्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर ये पार्ट समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आधा चैप्टर हो गया, बाकी भी इसी फ्लो में समझेंगे। अब सोचो, जब फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी और एग्रीकल्चर पर इतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो इसका एक नेचुरल रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अब इसके टाइप्स और ट्रेंड्स को समझते हैं। पहला टाइप है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आमतौर पर एग्रीकल्चर में यानी गांव में दिखता है। इसका मतलब है कि किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। मान लो एक खेत पर काम करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन फैमिली के 5 लोग उसी खेत में काम कर रहे हैं। अगर उन 2 एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी खेत से उतना ही अनाज निकलेगा, प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो 2 लोग दिखने में तो एम्प्लॉयड हैं, पर एक्चुअली में दे आर अनएम्प्लॉयड। दूसरा टाइप है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह भी रूरल एरियाज में बहुत कॉमन है। इसका मतलब है कि लोगों को साल के कुछ महीनों में तो काम मिलता है, लेकिन बाकी टाइम वो बेरोजगार रहते हैं। जैसे फसल की बुआई और कटाई के बीच जो टाइम होता है, उसमें किसानों के पास ज़्यादातर कोई काम नहीं होता। इन सब चैलेंजेस के ऊपर आज के टाइम की एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिसे हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ ये वो सिचुएशन है जहां देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन उस ग्रोथ के हिसाब से उस प्रोपोर्शन में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। मतलब कंपनीज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन तो बढ़ा रही हैं, पर नए लोगों को हायर नहीं कर रही हैं। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, तो अब हमने सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं।
आप चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स रिवाइज करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। इन दो टर्म्स में डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना। कैजुअलाइजेशन का मतलब है जब लोग परमानेंट सैलरी जॉब से हटकर टेम्पररी डेली वेज वाले काम करने लगते हैं, जबकि इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब है जब पूरी इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर फॉर्मल सेक्टर के शेयर से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, दूसरा पूरी इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में है। और ये कुछ वन लाइनर्स हमेशा याद रखना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट है। एग्रीकल्चर आज भी इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। वुमेन का वर्क पार्टिसिपेशन सरप्राइजिंगली शहरों से ज्यादा गांव में है। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए MGNREJ जैसी स्कीम शुरू की हैं। और आखिरी 1991 के रिफॉर्म्स ग्रोथ पर फोकस थे, पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर उनका फोकस कम था, जिसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को आसानी से समझा। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को यानी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले एनवायरनमेंट के बेसिक्स समझेंगे, फिर क्राइसिस क्या है, उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है, फिर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या लिखना है। इससे पूरा चैप्टर एक लॉजिकल फ्लो में कनेक्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट आखिर हमारे लिए करता क्या है, इसके फंडामेंटल रोल्स क्या हैं। तो देखो, सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इन्वायरमेंट के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, इट सप्लाइज रिसोर्सेज, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे लकड़ी, मिनरल्स, फ्यूल, वो सब एनवायरनमेंट से मिलती हैं। नंबर 2, इट असिमिलेट्स वेस्ट, हम जो भी पोल्यूशन या कचरा क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट उसे एब्जॉर्ब करता है। तीसरी फंक्शन है लाइफ को सस्टेन करना, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, ज़मीन, सब यहीं से मिलता है। और चौथा है इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, सिंपल भाषा में खूबसूरत सीनरी और लैंडस्केप्स। अब जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट देता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल, जैसे सोलर एनर्जी या पेड़, जो या तो कभी ख़त्म नहीं होते या जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो एक बार यूज़ करने पर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। जब हम एनवायरनमेंट के इन फंक्शंस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाल देते हैं तब शुरू होता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब इस स्लाइड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब है एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की शक्ति बिना परमानेंट डैमेज के। आसान शब्दों में ये एनवायरनमेंट का डस्टबिन है और प्रॉब्लम ये है कि अब ये डस्टबिन ओवरफ्लो हो रहा है। तो आखिर ये क्राइसिस होता क्यों है? इसके 2 मेन रीजंस हैं, बिल्कुल सिंपल। पहला, जब हम रिसोर्सेज को उनके रीजनरेट होने की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से निकाल रहे हैं, और दूसरा, जब हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है। बेसिकली हम जितना ले रहे हैं उतना एनवायरनमेंट दे नहीं पा रहा, और जितना कचरा डाल रहे हैं उतना वो साफ नहीं कर पा रहा। इस क्राइसिस के 2 बड़े ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दूसरा है ओजोन डिप्लीशन। CFCs जैसे केमिकल्स की वजह से हमारी ओजोन लेयर में होल हो रहा है, जिससे सूरज की हार्मफुल UV रेज सीधे अर्थ तक आ रही हैं। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लगता है स्टूडेंट्स को, तो अगर ये क्लियर हो गया है तो यूर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। तो अब जब हमने प्रॉब्लम समझ ली है तो सवाल उठता है, इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली आगे बढ़ने का सही तरीका। ये डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी है। एग्जाम में लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1987 में ब्रंटलिन कमीशन ने दी थी। इसका सिंपल मतलब है कि हम अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली जेनरेशन्स को अपनी ज़रूरतों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज हम ही यूज़ कर लें और उनके लिए कुछ बचे ही ना। अगर ये पार्ट समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आधा चैप्टर हो गया है, बाकी भी इसी फ्लो में आराम से समझेंगे। अब इस पूरी डिस्कशन को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। हमारे देश के सामने कुछ अलग, कुछ यूनिक एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, और ये टेबल इंडिया की प्रॉब्लम को परफेक्टली बताता है।
हमारे यहाँ एक डबल चैलेंज है। एक तरफ है पॉवर्टी इंड्यूस्ड डेग्रेडेशन, यानी गरीबी की वजह से लोग पेड़ काटने पर मजबूर हैं या साफ सफाई की कमी है, और दूसरी तरफ है एफ्लुएंस इंड्यूस्ड डेग्रेडेशन, यानी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री और गाड़ियों की वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट और एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें दोनों फ्रंट्स पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस चैलेंज से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांव में डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए एलपीजी और गोबर गैस को प्रमोट किया जा रहा है। शहरों में पोल्यूशन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी लाई गई है। अब सोलर पावर पर बहुत फोकस है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव। और साथ ही हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको भी इनकरेज किया जा रहा है क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। सरकारी पॉलिसीज के अलावा लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है चिपको मूवमेंट। हिमालयाज में जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो वहाँ के लोकल विलेजर्स, खासकर औरतें, पेड़ों से चिपक गए उन्हें बचाने के लिए। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल पीपल्स मूवमेंट। चलिए अब आते हैं लेक्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? लेट्स कंसोलिडेट। सो द क्रूशियल पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम आर: पहला, अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी के बीच का डिफरेंस आपको क्लियरली पता होना चाहिए। दूसरा, इंडिया में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मेन कॉजेज क्या हैं? सिंपल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज लिस्ट करने को आ सकती हैं, तो आपको कुछ एग्जांपल्स जैसे मिनी हाइडल प्लांट्स, विंड पावर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का यूज याद रखने हैं। ऐसे ही क्लियर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, रिविजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फाइनली मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ: इज इंडियाज डेवलपमेंट सस्टेनेबल? ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिस पर आपको क्रिटिकली सोचना है। इसके आंसर में आपको आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट दोनों प्रिपेयर करने होंगे, पॉलिसीज का जिक्र करना होगा और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना होगा। तो इस लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट के वाइटल फंक्शन से शुरू करके एनवायरमेंटल क्राइसिस के कॉजेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन और इंडिया के स्पेसिफिक चैलेंजेस और पॉलिसीज को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एक शुरुआत अलग रास्ते। इसमें हम ये समझेंगे कि इन तीनों कंट्रीज, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट की जर्नी शुरू तो एक जैसे पॉइंट से की थी, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखो। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली। उसके ठीक 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ और डेवलपमेंट के लिए तीनों ने ही एक कॉमन रास्ता अपनाया, 5 ईयर प्लान्स का। इंडिया ने 1951 में अपना पहला प्लान लॉन्च किया, चाइना ने 1953 में और पाकिस्तान ने 1956 में। तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग लाइन, आज़ादी का वक्त और प्लानिंग का तरीका सब कुछ लगभग सेम था। और बात सिर्फ 5 ईयर प्लान्स तक ही सीमित नहीं थी। इन तीनों देशों की शुरुआती स्ट्रैटेजीज भी काफी सिमिलर थी। सबका फोकस एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बनाने पर था, मतलब सरकारी कंपनीज को इंपॉर्टेंस दी गई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टेट के कंट्रोल में थी और इस सब के पीछे जो मेन गोल था वो बिल्कुल साफ था, देश में तेजी से ग्रोथ लाना और सोशल डेवलपमेंट करना। लेकिन यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जहां इंडिया और पाकिस्तान एक मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पर चल रहे थे, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को जगह दी गई थी, वहीं चाइना ने एक बिल्कुल अलग, एकदम रैडिकल रास्ता चुना। वो क्या था? चलिए आगे देखते हैं। तो चाइना ने एक स्ट्रिक्ट कमांड इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया और इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखनी है। सबसे पहला, 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी GLF। इसका मकसद था देश को बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज करना, यहाँ तक कि लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी कहा गया। दूसरा, खेतीबाड़ी के लिए कम्यून सिस्टम लाया गया। और तीसरा, कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसके दौरान स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स को शहरों से गांव में भेजकर काम करवाया गया। अच्छा, अब ये कम्यून सिस्टम था क्या? सिंपल शब्दों में ये कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था। मतलब जमीन किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज की होती थी। लोगों को बड़े बड़े खेत खलियानों में एक साथ काम पे लगाया जाता था और खेती के जितने भी औजार या पशु थे वो सब भी सबके कलेक्टिव ओनरशिप में आते थे। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी होता है, तो अगर ये क्लियर हो गया है तो you're ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, रिफॉर्म्स। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इन तीनों देशों की ग्रोथ स्टोरी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचने वाली बात यह है कि जब शुरुआत सबकी एक जैसी थी तो आगे जाके इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? वो असली टर्निंग पॉइंट कब आया? जवाब है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइमिंग में। और ये स्लाइड उस डिफरेंस को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, चाइना ने अपने रिफॉर्म्स 1978 में ही शुरू कर दिए थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने 10 साल बाद यानी 1988 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और इंडिया ने सबसे आखिर में 1991 में अपनी फेमस एलपीजी पॉलिसी लागू की। इसका साफ मतलब यह है कि चाइना को बाकी दोनों देशों से लगभग 12-13 साल का हेड स्टार्ट मिला और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हुआ। चाइना के रिफॉर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था उनकी ओपन डोर पॉलिसी। इसके तहत उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs बनाए। अब ये SEZs क्या होते हैं? ये ऐसे स्पेशल इलाके होते हैं जहां इकोनॉमिक लॉज बाकी देश के कंपैरिजन में काफ़ी आसान और लिबरल होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाहर की कंपनीज आकर वहां आसानी से इन्वेस्ट कर सकें और प्रोडक्शन शुरू कर सकें। और इसी स्ट्रैटेजी ने चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। अगर ये पार्ट समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आधा चैप्टर हो गया, बाकी भी इसी फ्लो में समझेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने शुरुआत देख ली, स्ट्रैटेजी समझ ली और रिफॉर्म्स के बारे में भी जान लिया। अब वक्त है इनके रिजल्ट्स देखने का। तो चलिए एक नज़र डालते हैं डेवलपमेंट के रिपोर्ट कार्ड पर कि इन अलग अलग रास्तों पर चलने के बाद आज कौन सा देश कहाँ खड़ा है। ये बार चार्ट पूरी कहानी एक झलक में बता देता है। चाइना की ग्रोथ फिनोमिनल रही है, मतलब उन्होंने कई दशकों तक डबल डिजिट में ग्रोथ मेंटेन की है। इंडिया की ग्रोथ मॉडरेट रही है, हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे कारणों की वजह से ग्रोथ में काफ़ी पीछे रह गया। जो फर्क है वो साफ दिखता है। अब सिर्फ जीडीपी ही नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट के दूसरे इंडिकेटर्स को भी देखते हैं। चाइना में अब खेती पर डिपेंड करने वाली पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, जबकि इंडिया में ये अभी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में चाइना काफ़ी हाई रैंक पर है। चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो या पॉवर्टी रेट, चाइना ने हर मामले में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। इंडिया मीडियम कैटेगरी में आता है और पाकिस्तान इन इंडिकेटर्स में थोड़ा पीछे है। तो इन सारे डेटा का निचोड़ क्या है? एग्जाम के लिए एक लाइन में याद रखना हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट की ओवरऑल रैंकिंग ये है। चाइना सबसे आगे, उसके बाद इंडिया और फिर पाकिस्तान। बिल्कुल सिंपल और क्लियर। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे, वो पॉइंट्स जो आपको अपने एग्जाम आंसर्स में जरूर इंक्लूड करने हैं। सो दीज आर योर फाइनल टेकअवेज। तो सवाल उठता है कि इन तीनों देशों में इतना फर्क क्यों है? इसके पीछे मेन कारण क्या है? देखो, चाइना की सक्सेस का क्रेडिट जाता है उनके अर्ली रिफॉर्म्स को जो 1978 में हुए और उनके जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग फोकस को। इंडिया का परफॉर्मेंस मॉडरेट है, हमारा सर्विस सेक्टर तो मजबूत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक कमजोरी है। और पाकिस्तान की ग्रोथ के धीमे होने के पीछे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फॉरेन एड पर ज्यादा निर्भरता जैसे कारण है। लेकिन आने वाले कल के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी हमारी ज्यादातर आबादी यंग और वर्किंग एज है। वहीं दूसरी तरफ चाइना अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अब एक एजिंग पॉपुलेशन यानी बूढ़ी होती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है। ये फैक्टर आगे चलकर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद सोचिए अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए, चाइना की तेजी से हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ का श्रेय उसके 1978 के रिफॉर्म्स को दिया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को आपको इवैल्यूएट करना है, इसके बारे में जरूर सोचना है, इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और उनके रिजल्ट्स को क्लियरली समझा। हमने देखा कि कैसे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने अपनी जर्नी एक साथ शुरू की, पर अलग अलग रास्तों पर चलकर आज अलग अलग मुकाम पर खड़े हैं। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में है। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन ऐसे ही आसान तरीके से करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।